Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, ladies and gentlemen, future aspirants. Today is a very good day for us because one of our aspirants has get her allocation in PAS. और आज के इस इंटरव्यू में हम अलीज़ा गुलाम नबी इनसे डिस्कशन करेंगे कि इनका ये सफ़र कैसा रहा, इनका ये जो तैयारी का मरहला था कितना कठिन था और आज ये जिस मुकाम पे हैं ये कैसा महसूस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। वेलकम टू नोवा। थैंक यू सर। अच्छा, अगेन जी मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो आपने ग्रेजुएशन की इंग्लिश लिटरेचर में जी सर, और बहरिया यूनिवर्सिटी से की है और माशाल्लाह आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो लोग आमतौर पे डिग्री करते हैं उनका ट्रेंड ज़्यादातर टीचिंग की तरफ ही होता है। मुझे बताइए आपने सीएसएस का कैसे माइंड मेकअप किया? सर ये जो चीज़ थी ये बचपन से ही थी। इट वाज अ ड्रीम ऑफ माय फादर। तो जब मैं 9 साल की थी तो मैंने सीएसएस का वर्ड पहले सुना था। तो उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि मैट्रिक के बाद क्या होता है, लेकिन ये पता था कि सीएसएस कोई चीज़ है जो मुझे करनी है। तो आई ग्रू अप विद दैट ड्रीम और उस ड्रीम को रख कर ही मैंने फिर ग्रेजुएशन की। इंग्लिश लिटरेचर मैंने इसलिए लिया कि मुझे आगे जाके सीएसएस करना है। तो फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि लोग तो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर वालों का तो यहाँ पर क्लियर ही नहीं होता, लेकिन सर बस मैंने मेहनत की और अल्लाह ने उसका सिला दिया। अच्छा, दैट्स वेरी वेल डन। अच्छा जी, जहाँ तक ये बात है इंग्लिश लिटरेचर वालों का क्लियर नहीं होता, तो मेरे भी इस टीचिंग करियर में मैंने बहुत कम लोगों का ही क्लियर होते देखा है और सबसे ज़्यादा अगर मैंने फेल भी होते हुए कोई सब्जेक्ट देखा तो वो एस्से राइटिंग का ही फेल होते हुए देखा है। सबसे पहले तो बताइए जी कि आपके एस्से राइटिंग में मार्क्स कितने थे और आपने कौन सा टॉपिक जो है 2024 में चूज़ किया था? सर मेरे एस्से में 50 मार्क्स थे। वेल डन। और सर जो मैंने टॉपिक चूज़ किया था वो था होप इज़ द ग्रेट ड्राइविंग फोर्स। और सर ये उस ईयर में एक ही एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आया था। तो सर अब तो ये हो रहा है कि एफपीएससी में ट्रेंड बदलते जा रहे हैं। 2023 में ये था कि 4 एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आए थे। यस। और 2024 में ये हुआ कि सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आया। तो मुझे लगा था कि मैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे को अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट ऐसे की ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी की थी। तो जब वो ऐसे आया तो मैं खुश हो गई कि चलो कोई एक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आया है, एंड देन आई अटेम्प्टेड इट और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा डिसेंट स्कोर आया है। अच्छा, इस एस्से को आपने अटेम्प्ट करते हुए कौन से जो हैं सेक्टर्स इसके अंदर मेंशन किए थे, आपने स्टार्ट कैसे किया था? चूँकि आपकी डिग्री भी लिटरेचर में है तो इस डिग्री ने कितना हेल्प किया इस एस्से को अटेम्प्ट करने में और डेफिनेटली इतना अच्छा स्कोर हासिल करने में भी? सर मेरी इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री का इसमें बहुत रोल है, क्योंकि एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट ऐसे था और सर अक्सर ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में जब कोई स्टेटमेंट होता है तो आपको पहले स्टेटमेंट को देखकर ही इंटरप्रेट करना चाहिए कि ये क्या बात करने वाले हैं इसमें हम, क्योंकि अक्सर लोग तो इंटरप्रेट ही गलत कर देते हैं तो उस वजह से पूरा ऐसे ही गलत हो जाता है। तो सर मेरा ये सबसे पहले टेक्निक ये थी कि मैं आउटलाइन बहुत डिटेल्ड देती थी। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि आउटलाइन आप शॉर्ट कर दें, लेकिन मैं बहुत डिटेल देती थी। और इसके अलावा सर मैं फ़िलासफ़ीज़ को बहुत मेंशन करती थी। जैसे मेरे ऐसे की जो स्टार्टिंग होती थी ना, आफ्टर थीसिस स्टेटमेंट में फ़िलासफ़ीज़ को मेंशन करती थी। जैसे सर नीचे का गॉड इज़ डैड, वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डाला। जैसे सर सार्ट्रे का एग्जिस्टेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट। अब सर ये भी थी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक थ्योरी, लेकिन मैंने होप में वो चीज़ डाली है। तो मैंने उसको उस तरीके से उसको मोल्ड किया कि वो लगे कि वो होप में फिट हो रहा है। उसके बाद सर मैंने उसको सब्सटेंशिएट किया अपने जो लिटरेरी नॉवेल्स मैंने पढ़े थे, जो क्लासिक पढ़े थे। जैसे सर मैंने काफ्का का मेटामॉर्फोसिस का जिक्र किया। जैसे मैंने सर दोस्तोयेव्स्की का क्राइम पनिशमेंट को डिस्कस किया। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन को डिस्कस किया। तो मैंने डिफरेंट नॉवेल्स को उसको डिस्कस किया एंड देन मैंने उसको पर्सनल लाइफ के लिए कहा कि पर्सनल लाइफ में हाउ होप हेल्प्स अस एंड हाउ होप इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सोसाइटी। तो सर मैंने उसको डिफरेंट डायमेंशंस मैंने उस ऐसे को कवर किया और सर वो मेरा ऐसे टाइम से पहले ही हो गया था। तो उसके बाद जो है फिर मैंने उसको दोबारा रिवाइज़ किया। मैंने इंपॉर्टेंट जो कोटेशंस दी थी डिफरेंट ऑथर्स की, फिलोसफर्स की, उसको मैंने अंडरलाइन किया। तो सर इस तरह की मेरी स्ट्रेटजी रही है। अच्छा, तो आपकी आउटलाइंस जो थी ये कितने पेजेस पे मुश्तमिल थी? सर ये मेरी होती थी 2.5 पेजेस की आउटलाइन होती थी। लाइक सर ऑलमोस्ट 1 आवर तो मेरा ये आउटलाइन में ही गुजर जाता था। यानी कि 1 घंटा टॉपिक सिलेक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर आउटलाइन। तो सर पूरा मेरा इसी में होता था कि यहाँ तक मैं पूरा करना है। तो सर मैंने ट्रेन किया था कि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो आउटलाइन है वो डिटेल होने वाली है, तो उसको लिखने में भी टाइम लगेगा। तो मैं बहुत जल्दी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेती थी और फिर उसके बाद जो मेरी आउटलाइन थी वो ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी लंबी होती थी, तो उसको मैं डिटेल से लिखती थी। फिर उसके बाद फिर मैं ऐसे स्टार्ट करती थी, काफ़ी डिटेल होती थी। ठीक हो गया। तो ऐसे आपने ये कितने वर्ड्स का लिखा था अगर आपको याद हो? सर ये ऑलमोस्ट 2000 वर्ड्स का था ऐसे। ठीक है, 2000 तक आप ड्रैग करके इसको ले गए थे। ठीक हो गया। सो यानी कि मोर और लेस ये आपके पैराग्राफ्स 15 या 14 इसी तरह ही बन रहे थे। चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट एक आमतौर पर राजुल वक्त एक हो गया कि जी एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में जो है इतने सक्सेस चांसेस नहीं होते हैं। अगर वाकई आपने उसको जो है लिटरेरी जो है रेफरेंसेस दिए
और उसके मेरिट्स पे आपने उसको जो है लिखा है, तो ना सिर्फ पास होंगे बल्कि बहुत अच्छा स्कोर भी लेंगे, क्योंकि ऐसे राइटिंग आमतौर पे एक पहला मरला होता है जो कि बड़ा डिसाइसिव फैक्टर और रोल अदा करता है आपके सक्सेस या फेलियर में। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट डेफिनेटली इंग्लिश का वो प्रेसिंग कॉम्पोजिशन आ जाता है, उसमें आपने कितना स्कोर अचीव सर किया? उसमें मैंने 45 स्कोर 45 स्कोर। अच्छा, 2024 में वैसे प्रेसिंग कॉम्पोजिशन का पेपर रिलेटिवली आसान ही था, वोकेबलरी को छोड़ के आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दी है? सर मैंने प्रेसी और कंपोजिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि सर जहाँ तक बात होती है एमसीक्यूज़ की, सिनोनिम्स की होती है, तो वो होती है कि आप शादोनाद आपको आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, तो इस तरह की उसमें चीज़ होती है। तो सर मैंने प्रेसी राइटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस किया। लेकिन सर मैं जब यहाँ प्रेसी जब मैं करती थी तो उसमें मेरे प्रेसी में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लाइक 20 में से सिर्फ लाइक 3 to 4 मार्क्स आते, तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि वो क्लियर नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने जो है क्या नाम है, मैंने बाकी टीचर से पूछा कि कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर उसके बाद सर आमिर एक बार पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो पूछ रहे थे डिफरेंट बैचेस से कि अच्छा आपने किससे प्रेसी पढ़ा है, आपने किससे प्रेसी पढ़ा है, तो वहाँ पे उन्होंने किसी कोई और बैच था, तो उन्होंने कहा कि हमने सर अली शाह से पढ़ा है प्रेसी। तो सर आमिर ने कहा था वो अगर आपने सर अली शाह से पढ़ा है इसका मतलब आपने प्रेसी बहुत अच्छा पढ़ा होगा। तो वहाँ मुझे वो बात क्लियर हो गई कि यहाँ कुछ बात है जो शायद मुझ में नहीं है, या मैं उसको मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी वो पढ़ूँ। तो सर फिर मैं डिफरेंट स्टूडेंट से पूछती थी कि अच्छा आप सर अली शाह आपके स्टूडेंट है, अच्छा मुझे बताएं उन्होंने प्रेसी में क्या पढ़ाया है, उन्होंने प्रेसी में क्या पढ़ाया है। तो सर वो डिफरेंट टेक्निक्स जो थी जो आप बताते थे, जैसे आप पेपर डिस्कस करते थे, तो मैं उसको इनकलकेट करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो प्रेसी की वो चीज़ कवर हो गई। चलो, वेरी वेल डन। अच्छा, यहाँ पे आमतौर पे कन्फ्यूजन एक हमारे स्टूडेंट्स की होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आमतौर पे 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने इसकी लेंथ कितनी मेंटेन रखी थी? सर मैंने इसकी लेंथ ऐसी रखी थी कि लाइक 3 to 4 सेंटेंसेस तो सर जाते ही जाते थे, क्योंकि सर जब तक बात क्लियर नहीं होगी, क्योंकि आपको ये होता है कि आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करें, तो यू कैन नॉट जस्ट कॉपी द होल थिंग फ्रॉम द पैराग्राफ एंड देन जस्ट राइट इट। तो सर जब तक आप उस चीज़ को अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आई थिंक सर फिर वो बात नहीं बनती। तो इसलिए सर लाइक 3 to 4 सेंटेंसेस तक तो जाते ही जाते थे। और सर फिर ये भी होता था कि डिफरेंट जो आंसर, कुछ लोग होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक आंसर बहुत बड़ा लिख देते हैं और दूसरा आंसर वो 2 लाइन्स में ही कवर कर देते हैं। तो सर ये कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन रखी थी कि इफ आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट क्वेश्चन इन 3 to 4 सेंटेंसेस, देन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड फॉलो द सेम पैटर्न। अच्छा, कंपलसरी में जो तीसरा एक यानी कि सब्जेक्ट जो मेरा ख्याल है बड़ा एक लेंथी भी और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, करंट अफेयर्स है। एक इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टूडेंट है जब वो करंट अफेयर्स का ये पेपर अटेम्प्ट करता है, तो डेफिनेटली उसके पास वो बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा आपने हिस्ट्री पढ़ी होती है गालबन, या लिटरेरी ट्रेंड्स पढ़े होते हैं। करंट अफेयर का पेपर आपने कैसे डील किया और इसमें आपके सब्जेक्ट ने आपकी किस तरह मदद की? सर करंट अफेयर्स का जो पेपर था वो मेरे बैकग्राउंड से तो बिल्कुल ही डिफरेंट था, और इसके अलावा सर फरीद जो थे वो बहुत गाइड करते थे कि दिस इज़ हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर, एंड वो इंट्रोडक्शन की टेक्निक्स बताते थे। देन वन ऑफ द टेक्निक्स ही शेयर्ड वाज कि अगर आप लिटरेरी बैकग्राउंड से हो, देन स्टार्ट विद द लिटरेरी कोट। योर इंट्रोडक्शन विद द लिटरेरी कोट। तो सर मेरे टाइम पे उस टाइम बिल्कुल ही एंड पे गज़ा वॉर स्टार्ट हो गई थी, तो सर उसके बाद ये क्वेश्चन गज़ा का क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स के पेपर में, एंड देन आई रिमेंबर कि सर ने कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसी लिटरेरी कोट हो या कोई पोइट्री, कुछ पोम्स की लाइन्स हो, देन यू कैन मेंशन एट द स्टार्ट। तो सर उसके मैंने इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में W.B. Yeats की पोएम है द सेकंड कमिंग, उसमें सर द लाइन्स सी थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर, द मेड एनार्की इज लूजन अपॉन द वर्ल्ड। तो सर मैंने उससे अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो सर दिस वाज व्हाट आई थिंक मेड मी फील लाइक अ डिफरेंट स्टूडेंट। दिस वाज माय इंडिविजुअलिटी, जो मेरी बैकग्राउंड से जो मैं लाई थी अपने साथ, क्योंकि सर करंट अफेयर सब ने किया, लेकिन दिस वाज व्हाट आई एडेड बाय माय सेल्फ। तो आई थिंक सर दिस इज हाउ माय वेरी वेल डन, वेरी गुड टेक्निक। तो ये टेक्निक मोर और लेस फिर आपने तमाम पेपर्स में किसी न किस तरह ऐड की है। तो सो फॉर एज पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड आमतौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है आपके लिए, तो वहाँ पे जो है आपने किन चीज़ों को मद्देनजर रखा था? सर पॉलिटिकल साइंस में ये होता था कि कुछ हमने जैसे फिलोसफर्स होते थे वो पहले ही हमने पढ़े होते थे अपनी लिटरेचर में, जैसे सर आई न्यू बिफोर हु इज़ एरिस्टोटल, हु इज़ प्लेटो, सो पॉलिटिकल साइंस वाज समहाउ नॉट न्यू टू मी। लेकिन सर इसमें ये होता था कि मैं यहाँ पर नुआ कि मैं सर आमिर से मैंने पढ़ा था, देन उन्होंने कहा था उनके कुछ नोट्स अवेलेबल थे, तो उन्होंने ये किया था कि डिफरेंट जो बुक्स होती थी उनको उन्होंने मर्ज करके दिया था कि दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टेक डिफरेंट रेफरेंसेस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। जैसे सर कॉन्स्टिट्यूशन होता था, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते थे, तो मैं उसको जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करती थी तो मैं अपना एनालिसिस देती थी पाकिस्तान से रिलेट करके।
ठीक हो गया। सर तो जैसे सर दोनों का कंपैरिजन कर देती थी, कंपैरेटिव एनालिसिस कर देती थी पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ का। फिलोसफर का सर मैं करंट टाइम से उसको रिलेट कर देती थी। जैसे सर प्लेटो का है, एरिस्टोटल का है। एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो है वो आजकल की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा है। वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने इस तरह मेंशन किया। जिस तरह से रूसो का कॉन्सेप्ट इतना वो स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है, तो इससे मैंने उसको मेंशन किया कि दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूसो कैन बी अप्लाइड इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो, दैट हाउ स्विट्ज़रलैंड इज फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट। तो इस तरह मैंने पॉलिटिकल साइंस को डील किया। ओके, वेल डन, ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो चले हमारे वो कहते हैं ना एसेंशियल सब्जेक्ट्स हो गए। आपने ऑप्शनल्स कौन कौन से रखे थे? सर मैंने ऑप्शनल रखे थे पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ एंड एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, ये ज़्यादातर वो सब्जेक्ट्स हैं जो शायद आपने अपनी डिग्री में नहीं पढ़े होंगे। इनमें से सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग ट्रेंड आपका किस सब्जेक्ट में गया? सर मेरा हाईएस्ट स्कोरिंग ट्रेंड था वो एंथ्रोपोलॉजी में गया था। एंड सर आई हैड नो आइडिया व्हाट एंथ्रोपोलॉजी वाज अबाउट। जब मैंने ये सब्जेक्ट लिया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इफ सर आस्क्ड मी व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, आई नो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, आई डोंट नो व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज़। सर फिर उसके बाद जो है लेकिन मैंने यहाँ पर क्लासेस ली नोआ में। एंड ऑल्सो सर एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी कम स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि मोस्टली लोग लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स लेते हैं, पंजाबी, बलूची, सिंधी। तो लेकिन मैंने एंथ्रोपोलॉजी ली तो सर यहाँ पर मेरी बड़ी हेल्प हुई कि टीचर्स सर शोएब थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। इसके अलावा सर एंथ्रोपोलॉजी की बुक थी जो नोआ की थी, मैंने उससे काफ़ी पढ़ा और उसमें सर नोआ की बुक में काफ़ी फॉरेन बुक्स का रेफरेंसेस मौजूद था। देन इट रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक हो गया। तो कौन सा सब्जेक्ट था जिसने सबसे ज़्यादा आपको टफ टाइम दिया प्रिपरेशन में? सर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, वजह? सर क्योंकि एक तो वो सब्जेक्ट जो था वो सोशल साइंस से बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट ये सिस्टम मुझे कभी समझ आता नहीं था। तो मैं टेंशन भी थी कि मैं सब्जेक्ट कौन सा लूँ, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी हिस्ट्री सब्जेक्ट, बी इट यूरोपियन और यूएस हिस्ट्री। सो मुझे यहीं से लेना था। तो सर जब मैंने जीपीपी लिया तो उसके बाद और दूसरी बात कि ये मैंने सबसे एंड के लिए रखा था कि मैं सबसे एंड में पढ़ूंगी। तो सर एंड में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि रिविजन भी करनी है, ये भी करनी है, वो भी करना है। लेकिन सर अल्लाह का शुक्र है जीपीपी हो गया, लेकिन एक टफ टाइम था उसके अंदर। चलो, बड़ी बात है। ये मेरे ख्याल उस दौर का बड़ा मुश्किल पेपर भी आया था जीपीपी का, और काफ़ी लॉन्ग सेंटेंसेस में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, थोड़ा मुझे ये याद है। चलो, यहाँ पे तो आपकी जो है रिटन एग्जाम की एक जर्नी थी जो आपने माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुली यहाँ पे कवर की। आप गालबन हमारे साथ बैच 339 उसके अंदर हुआ करती थी। अच्छा, जिस वक्त रिटन का रिजल्ट आपका क्लियर हो गया था उसके बाद फिर इंटरव्यू का मरहला आया था। तो इंटरव्यू में आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए और हमारी प्रिपरेशन से किस हद तक आपको फ़ायदा हुआ? सर आई लिव इन कराची। तो मैं जब मेरा रिटर्न का रिज़ल्ट आया था तो मैं इस्लामाबाद में पहले से मौजूद थी। तो जब रिटर्न का रिज़ल्ट आया तब तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो उसके बाद मैं यही थी, तो मैं नेक्स्ट डे ही नोआ आ गई। तो आई न्यू आई हैव टू कम टू नोआ, क्योंकि मैं रिटर्न की तैयारी भी नोआ से की थी। आई वेंट नोवेयर। तो मैं यहीं आई, मैंने सर से डिस्कस किया। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही ना इंटरव्यू की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने नोआ की सारी इंटरव्यू की क्लासेस ली और सर सब ने बहुत अच्छा गाइड किया। आई रिमेंबर सर मोहम्मद अली खान, उन्होंने साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा पढ़ाया। सर फरीद के करंट अफेयर्स के लेक्चर्स और सर हसन अली गोंदल के लेक्चर्स और जो है सब माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा। फिर उसके बाद सर मॉक इंटरव्यूज़ होते थे, एक इंटरनल पैनल होता था, एक एक्सटर्नल पैनल होता था। तो इंटरनल पैनल ने भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया एंड दे वुड ऑलवेज से कि तुम पैसे लेके जाओगी, तुम पैसे लेके जाओगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर नोआ से मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई एंड आई वुड से कि अगर किसी को वाकई इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो देन नोआ इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस डेफिनेटली। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आप कराची में रहती थी। जी सर। आपका डोमिसाइल कहाँ का है? सर मेरे सिंध अर्बन का डोमिसाइल। सिंध अर्बन, कराची। अच्छा जी, हमारे यहाँ आमतौर पे जो एक वो रवायत ही अब एक मशहूर हो गई है कि कराची या सिंध अर्बन से जो है वो फिर पता नहीं या चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं या लोग जो है वो इम्तहान नहीं देते या इस डोमिसाइल के लोग आगे आते नहीं हैं। सिंध अर्बन से ठीक ठाक कंपटीशन है, मगर कराची या इससे जो स्टोरी है वो ज़रा कम सुनने को मिलती है। तो आपको किसी ने ये नहीं बताया कि जी आपका जो है कराची से लोग कम पास होते हैं या कम सेलेक्ट होते हैं या ये सिंध अर्बन का डोमिसाइल है? कोई ऐसी परेशानी या ऐसी जो मिथ एक डेवलप हो गई है, आप इससे नहीं घबराई थी? सर ये था कि ये तो सबको पता होता है कि माशाल्लाह जो पंजाब के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा क्लियर करते हैं सीएसएस को। तो वो तो माइंड में पहले से ही था कि माशाल्लाह द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब दे आर वेरी स्टूडियस एंड दे आर माशाल्लाह दे आर वेरी ग्रेट। तो लेकिन ये मेरे फादर का ड्रीम था। ही नेवर मेक मी फेल्ट लाइक दैट तुम यहाँ पढ़ रही हो या तुम वहाँ पढ़ रही हो। और इसके बाद सर बहरिया से भी मैं इस साल मैं ही हूँ जो कराची के आई थिंक बहरिया से जिसका सीएसएस में हुआ है एंड दैट टू इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो सर घबराहट थी, लेकिन सर आई हैड फुल कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता। मेहनत की सर और नोआ ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एलिवेशन इन माय फर्स्ट। नहीं, माशाल्लाह, ये एक हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है
कि जो लोगों ने आमतौर पर गलतफहमी एक पैदा की होती है उसका भी एक जो है बड़ा एक वाज़ेह काउंटर है और बड़ी अच्छे ग्रुप में भी इनकी एलोकेशन हुई है। सो कहना मैं यही चाहूँगा कि जो एफपीएससी या पाकिस्तान का कोई भी एग्जामिनेशन का इदारा है कंपैरेटिव एग्जाम से रेलिवेंट, वो हर किसी को जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। यहाँ पे जो है कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी शहर, किसी भी ज़िले, किसी भी डोमिसाइल से आके जो है अगर वो मेहनत करेगा, अगर वो जो है इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, रिवॉर्ड जो है उसका नसीब ज़रूर बनेगा। सो ये एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने है कराची से। सो कराची से जो कि मेरी भी काफ़ी यादें वाबस्ता है, मैं ज़िंदगी 11 साल उधर ही गुजारे हैं। सो इस वजह से जो है ना फिर हम ख़ास तौर पे नोटिस करते हैं कराची से कौन है। मज़ीद जो है ये भी खुशाइंद बात है कि इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड से आप आई हैं। सो और तीसरी बात ये कि आपने नोआ के साथ एक बड़ा अच्छा जो है ये सफ़र गुजारा है। सो मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा कोई वाक़या जो आप यहाँ से हमारे ऑडियंस या एस्पिरेंट से शेयर करना चाहेंगी कि उनके लिए भी मोटिवेशन का बाइस बने, या जिसने आपको भी कोई वेकअप कॉल दी हो? सर ये था कि एक तो मैं कराची से आई थी इस्लामाबाद, तो बहुत डिफरेंस था, दोनों सिटीज़ के एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया तो सर जब पहले मेरी ओरिएंटेशन क्लास थी एंड पाकिस्तान अफेयर्स के बसर मोहम्मद अली ख़ान, तो सर वो पहले तो उन्होंने वो पैम्फलेट उन्होंने सबको दिए थे कि पास पेपर्स के, उसके बाद ना ही वाज रैंडमली आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर ब्लैंक एंड उन्होंने मुझसे फ़ौरन उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया एंड ही आस्क्ड मी टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ ओआईसी। सर आई वाज टेकन अबैक, आई वाज रियली ब्लैंक, और लेकिन मैंने जवाब दिया, लेकिन आफ्टर 2 to 3 सेकेंड्स तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया एंड एवरीबडी वाज जस्ट सो चेयरिंग एंड सो एक्टिव एंड आई फेल्ट लाइक आई एम द ओनली वन हु इज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्ली। देन आई वेंट बैक एंड आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आई टोल्ड हर दैट she was in Karachi. I told her, Rabil, mashallah, everybody is so talented. I feel like I'm the only dumb student here and I won't be able to do it. And she told me, it's okay, Aliza, let's see, inshallah, everything is going to eventually come together and you try and rest, you rest everything back to Allah. And sir, alhamdulillah, I am here after being allocated, so it's just pleasure to be here. नहीं, ये बड़ी बात है और ये बड़ी मोटिवेशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सो कोई भी जो आता है वो हमारे पास रिफाइंड नहीं आता, ये सफ़र रॉ से रिफाइन का है और इसमें जो है तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एक ही लेवल पे होते हैं। डिफरेंस क्रिएट होता है आपकी दिलचस्पी से, आपकी कमिटमेंट से कि आप जो है उसको कितना सीरियसली लेते हैं और अपने लिए जो है उसको कितना अहम तस्वुर करते हैं। यहाँ पे हम मेरे ख्याल है जी अब इंटरव्यू के आखिरी पोर्शन तक पहुँच चुके हैं। सो आखिर में अगर कोई बात आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस से। मैं ये बात आखिर में शेयर करना चाहूँगी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर लाइफ हु टेल अस दैट यू कैन नॉट डू दिस, you cannot do that. Just trust in yourself, trust in Allah, and always remember that your family always stands behind you. And do not let anyone belittle you. Do not. And और दूसरी बात मैं कहूँगी कि consistency is really important. I remember when I was preparing for CSS, I used to watch the interviews of different CSPs and they would say कि consistency is really important. तो जब मैं CSS की प्रिपरेशन कर रही थी, then I used to go through phases जब मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था। I used to say कि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो अगर मैं कर सकती हूँ, this is where I started. I think everybody can do this. So never give up, never lose hope. If I can do it, you can do it. Thank you. Thank you very much, Aliza. Thank you, sir. God bless you. Thank you very much.